नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपसे का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे को बताने वाले हैं विज्ञान के पूरी किताब के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा बहुत ही निकट आ गई है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है और आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और आप लोगों की अच्छे से तैयारी भी नहीं हुई है, मुझे जैसा कि लग रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कराया है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे कम समय में और इन्हीं से आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं। और आप अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न याद करने में पड़ेंगे तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे और आपके नंबर खराब हो जाएंगे। पर मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप अच्छे से विज्ञान के पेपर में टॉप करेंगे प्यारे दोस्तों। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, किस नियम पर रासायनिक समीकरण का संतुलित करना आधारित है। प्यारे छात्रों, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि किस नियम पर हम जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आपने क्लास में पढ़ा होगा, अध्यापक कहते होंगे कि ये जो रासायनिक अपक्रिया हुई है इसका समीकरण लिखो और इसको संतुलित करो। तो उसमें होता क्या है, जो आपका अभिकारक होता है, ये मान लीजिए अभिकारक है और गिब्स आउट लगा करके आप उत्पाद लिखते हैं ना। तो ये जो आपका अभिकारक होता है, जितना वजन इसका होगा, मान लीजिए अगर ये 5 किलो है तो जो आपका उत्पाद बनेगा वो भी 5 किलो का ही होगा। ठीक है, तो ये जो संतुलित आप करते हैं तो आप कैसे पता करते हैं, संतुलित इसी तरह किया जाता है, जितना अभिकारक का वजन होगा उतना ही हमें उत्पाद का करना रहता है और हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो बस इसमें यही आंसर आपको देना है कि रासायनिक समीकरण का संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का यही नियम है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अपक्रिया की गति प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपक्रिया, जो आपकी रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया, कोई भी अपक्रिया होती है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं प्रमुख। तो पहला कारक देखिए, अभिकारकों की प्रवृत्ति, मतलब कि अभिकारकों का नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है ना, वो अम्लीय हैं कि क्षारीय हैं, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा होता है ताप, किस ताप पर अपक्रिया कराई जाती है। अगर तेज ताप होगा तो अपक्रिया कैसे होगी, अगर कम ताप होगा तो अपक्रिया कैसे होगी, अगर सबसे अच्छा ताप होगा तो अच्छे से अपक्रिया होगी। तो ताप भी बहुत मायने रखता है। फिर दूसरा देखिए सांद्रण, और फिर चौथा क्या है, वो है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है दोस्तों जो अपक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। अगर अच्छा उत्प्रेरक होगा तो वो अपक्रिया को और भी जल्दी कर देगा। सांद्रण मतलब वायु की उपस्थिति में अगर आप अपक्रिया को कराएंगे तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा, अगर अनुपस्थिति में कराएंगे तो भी उसका अपक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा कि अपक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, तो आपको ये 4 कारक लिख देने। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल क्या होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर से आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, वे पदार्थ जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जरूरी नहीं पानी ही जरूरी नहीं, किसी भी तरल में घुल करके वो H+ आयन, आपको बस याद ये रखना, ये H+ जो आयन है, H+ आयन अगर देते हैं तो वो अम्ल कहलाते हैं। और अगर आपसे अम्ल की जगह परीक्षा में पूछ लिया गया क्या, क्षार, तो आप यही परिभाषा यही रहेगी, बस यहाँ पर आपको ये करना रहेगा। क्षार में बता देता हूँ, क्षार में आपको करना रहेगा, वे पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक, इसका उल्टा ही करना है, आपको बस H+ की जगह OH- कर देना है और आपका क्षार बन जाएगा। और अगर अम्ल पूछा जाएगा तो यही आप सटीक परिभाषा लिख देंगे कि वे पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी दे दीजिएगा, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इस तरीके से। और फिर आदि लगा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भैया
आपको और भी पता थे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि अम्ल क्या है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग लिखिए। सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या हुआ, NaCO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो उसका उपयोग लिखना है। तो देखिए उत्तर क्या है, आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा। ठीक है, तो इसका उपयोग देखिए क्या क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, खाने वाला सोडा है तो उसको खाने वाली या पीने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है, सोडा वाटर में किया जाता है, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, और ये आप जान गए। और इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग लिखिए, तो आप यही लिख देंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में, सोडा वाटर बनाने में, बेकिंग पाउडर तथा दवाएं बनाने में किया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ तक आपके इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न है CaOCl2 का प्रचलित नाम लिखिए। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो वो है विरंजक चूर्ण। ये देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि CaOCl2 का प्रचलित नाम लिखिए, तो आप विरंजक चूर्ण लिख दीजिएगा और आपका आंसर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न, दो प्रबल क्षारकों के नाम बताइए। तो दो प्रबल क्षारक कौन से हैं, एक है NaOH और दूसरा है KOH। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए या नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCl और HNO3। देखिए अगर आपसे प्रबल क्षार पूछा जाए तो NaOH और KOH, और अगर आपसे प्रबल अम्ल पूछा जाए तो HCl और HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना आप समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, मैंने क्या कहा कि आप इन सभी जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसको अंत तक देखिएगा और इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और 100% यही प्रश्न आपके वहाँ पर फंसेंगे और तब आप याद करेंगे कि अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन देख लिया था सर का बताया, वरना तो बड़ी नुकसान हो जाता। और जो नहीं देखेंगे उनको तो पछताना ही पड़ेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, धातु की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। धातु यानी मेटल, धातु की परिभाषा उदाहरण सहित इसमें लिखना है प्रश्न में। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे, देखिए उत्तर लिखना है आपको, वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन E- से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब भाई देखिए वहाँ पर समय कम होगा तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे अगर, तो कितना टाइम आपका चला जाएगा। उसकी जगह पे आप क्या करें, E बनाए और उसके ऊपर माइनस लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये भी आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर। तो देखिए धातु क्या होती है, वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वे पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, अपना ऋण चार्ज हटा देते हैं और हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, और वो क्या बनना चाहते हैं, धन आयन बनना चाहते हैं। यानी माइनस से वो क्या बनना चाहते हैं, प्लस। तो आपको बस ये समझना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि धातु क्या है, तो आपको एग्जाम में ही पूछेगा, मतलब तो एग्जाम में आपको यही लिखना है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। और फिर आपको थोड़ा और उसमें लिख दीजिएगा कि इन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, इससे एग्जामिनर के ऊपर और प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल भी देना है, उदाहरण सहित लिखना था। तो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर O2 ऑक्सीजन, और Cl मतलब क्लोरीन आदि जरूर लगाइएगा ताकि उसको लगे कि आपको और भी पता थे। ठीक है, इसका सबका अपना एक प्रभाव है। तो ये धातु की परिभाषा वाला क्वेश्चन भी जरूर याद करिएगा, ये भी जरूर से आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सीना बार क्या है। दोस्तों ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप लोग इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, ये इस वर्ष पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी है। तो सीना बार पारे Hg का एक अयस्क है। देखिए दोस्तों, जो सीना बार है
वो पारे का अयस्क है, मतलब इससे ही पारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिनाबार क्या है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सिनाबार जो है पारा का अयस्क है। पारा मतलब Hg। ठीक है, पारा का जो रासायनिक नाम है वो Hg है। ठीक है, संकेत है Hg। ठीक है, फिर इसका सूत्र होता है HgS। अब सिनाबार किसका है? पारा का है, तो भाई इस पारा के लिए Hg हो गया और सिनाबार के लिए S, तो HgS ये तो आप याद ही कर लेंगे। बस आपको ये याद कर लेना है कि सिनाबार किसका अयस्क है या क्या है, तो आपको बस ये याद रखना है कि सिनाबार पारे का अयस्क है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये भी दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। आपने अपने घर पर बूढ़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि भैया 24 कैरेट खरा सोना है ना, तो बुजुर्ग लोग भी आपको बड़ी ज्ञान की चीज़ें देते हैं, इसलिए सबका हमें सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, धातु कर्म क्या है? तो भैया धातु कर्म, अब देखिए आप संधि विच्छेद करना भी सीखिए, हिंदी तो आप पढ़े ही हैं, पेपर भी अच्छा हो गया है, तो संधि विच्छेद का फायदा उठाइए। धातु कर्म है यानी धातु प्लस कर्म, कर्म मतलब होता है काम करना, तो धातु और काम 2 चीज़ें इसमें आ रही हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं इसकी परिभाषा बोल के, तो आप क्या करेंगे, ये सोचिएगा कि धातु और काम, अच्छा भैया तो ये धातु और काम आ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। मतलब अयस्क जो होता है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो काम किया जाता है, जो क्रिया होती है, उसी को धातु कर्म कहते हैं। यानी धातु के लिए कर्म करना ही धातु कर्म होता है। अयस्क द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो ये भी आप उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर एग्जाम में बता देंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक धातुमल का सूत्र लिखिए। धातुमल यानी धातु से निकला हुआ जो गंदगी है, मल है, उसका आपको किसी एक धातुमल का नाम लिखना है, तो आप लिख देंगे कैल्शियम सिलिकेट। क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ, कैल्शियम सिलिकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो सूत्र है वो है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। अब देखिए कैल्शियम सिलिकेट है, अब आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग लगाए। कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है, तो आपको पहले Ca लिखना है। सिलिकेट है यानी सिलिकॉन होगा, तो सिलिकॉन का Si होता है, और केट है तो O3। तो कैल्शियम सिलिकेट क्या है? एक धातु मल है, और उसका जो सूत्र है वो क्या है? CaSiO3, ये आप जान गए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथिलीन, एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक एसिड का IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एक्वायर्ड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका आपको एथिलीन का IUPAC नाम लिखना है। तो एथिलीन का देखिए IUPAC नाम क्या होता है? एथीन होता है। एसिटिक एथिल अल्कोहल का एथेनॉल होता है, तथा एसिटिक एसिड का एथेनोइक एसिड होता है, या अम्ल आप कह सकते हैं। एथेनोइक एसिड कहें चाहे एथेनोइक अम्ल कहें, बात एक ही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये तीनों में से किसी एक का IUPAC नाम, तो इसी के सामने मैंने लिख दिया, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य समूह के तत्वों के नाम लिखिए। शून्य समूह के तत्वों के नाम लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपको 18वां वर्ग लिखना है अपनी आवर्त सारणी का। ठीक है, और अक्रिय गैस तत्व जो है उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। शून्य समूह के तत्व क्या हो गए? अक्रिय गैस वाले तत्व हो गए, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनान है और रेडान है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 तत्व आपके शून्य समूह में आते हैं, यानी अक्रिय गैस तत्व हैं। ये 18वें वर्ग में आते हैं आवर्त सारणी के, तो इनको आपको याद कर लेना है, इनको वहाँ पर लिख देंगे। अगर आपसे पूछा गया शून्य समूह के तत्वों के नाम लिखिए, बस आपका 2 नंबर पक्का। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने कितने तत्वों का वर्गीकरण किया था? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने कितने तत्वों का
वर्गीकरण क्या था, तो मेंडलीफ ने 63 तत्वों का 63 एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 2 एककोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। अब एककोशिकीय जीव क्या होता है, जो जिन जीवों का शरीर या संरचना जो है वो एक कोशिका से ही बनी हो उनको एककोशिकीय जीव कहते हैं। तो ऐसे एककोशिकीय जीव कौन है, अमीबा है। इसका भी एक ही कोशिका होती है, वही क्या होती है, विखंडित हुआ करती है और उनका अलग अलग निर्माण हुआ करता है, लेकिन शरीर में एक ही कोशिका होती है। और दूसरा है पैरामीशियम। देखिए अमीबा का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है और जो पैरामीशियम है उसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये दोनों एककोशिकीय जीव हैं, ठीक, यानी यूनिसेलुलर है। अगला प्रश्न देखिए, एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए। अब परजीवी मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए। अब आप समझ में पड़ गए कि भैया पुष्पी पादप क्या है, तो यानी कि पुष्पदार एक पौधा। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अमरबेल। और परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर, पर मतलब और जीवी, इसका भी देखिए शब्द संधि विच्छेद कीजिए। पर मतलब दूसरा और जीवी मतलब दूसरे के ऊपर जो जीवित रहता है, मतलब खाना कोई और बनाए और खाए कोई और। जैसे आपके बालों में जुआ रहते हैं तो आपकी ताकत तो चूसा कर देंगे नहीं, उसी प्रकार से अमरबेल जो है ये दूसरे पेड़ों पर जाकर के लिपट जाती है और उनका जो पोषण है वो खींचा करती है और इसको कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए तो आप अमरबेल बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपके नंबर आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं प्यारे दोस्तों। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर आपने पूरा देख लिया तो आप एग्जाम से लौटेंगे तो आपके मुंह पर एक मुस्कान होगी कि वाह, मैंने वीडियो देख लिया था, मेरे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आ गए और मैंने तो बड़ा अच्छा आज पेपर किया, ऐसा ही आपको लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनन की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखिए, जनन की आपसे परिभाषा पूछा है यानी रिप्रोडक्शन की, तो आप किस तरह लिखेंगे, जीवधारियों द्वारा अपने समान ही अन्य जीवधारियों को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। यानी जीवधारियों मतलब हुआ, मान लीजिए कोई इंसान है तो अपने जैसे ही इंसान को उत्पन्न करेगा, तो ये क्या हो गया, जनन हो गया, यानी उसका वंश आगे बढ़ा करे, है ना। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, वो क्या करना चाहता है, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है कि मेरे बाद में भी मेरी जो पीढ़ी है, मेरी जो धन दौलत है वो दूसरे के लिए हो, और वो अपने ही समान दूसरे को उत्पन्न करना चाहता है। मान लीजिए अगर शेर है तो वो क्या चाहेगा कि मेरा शेर ही हो, अगर एक इंसान है तो अपने बेटे को इंसान चाहेगा। तो इसीलिए वो जनन करता है कि उसी के समान किसी की उत्पत्ति हो जो उसके कार्यभार को संभाले। तो जनन का अर्थ क्या हुआ कि जीवधारियों द्वारा अपने ही समान अन्य जीवधारियों को उत्पन्न करना है की क्रिया को जनन कहते हैं। तो ये आपने देखा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए तो आपको पता होगा, डीएनए आरएनए ये केंद्रक अम्ल होते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म वहाँ पूछ लेता है एग्जाम में, बड़ा ही दिमाग लगाता है एग्जाम में। अब आप डीएनए के बारे में सब कुछ जानते, लेकिन आप भैया दीर्घ उत्तरीय में पढ़े थे, आपने रटा और आप भूल गए, और अतिलोक उत्तरीय हम बता रहे हैं, तो अगर आपने दिमाग लगा लिया, इसको देख रहे हैं वीडियो, तो आपकी चांदी है। तो डीएनए देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को रटने में पड़ जाते हैं, इसीलिए हमें नुकसान झेलना पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो डीएनए का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस पादप का नाम लिखें उस पादप का नाम लिखें जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। तो मेंडल कौन थे दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। ये अनुवांशिकी के जनक थे और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उस पादप यानी पेड़, पादप भी आपको याद रखना है कि पादप का मतलब क्या हुआ, पेड़ हुआ। अब आप ये नहीं कि वहाँ एग्जाम में पादप का मतलब ही ना समझ पाए तो आप सब मिटा दें, है ना।
तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि उस पादप का नाम लिखें जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, तो आप क्या लिखेंगे? मटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोशिका के किस प्रकार के विभाजन से युग्मक उत्पन्न होते हैं? अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी कोशिका के किस प्रकार के विभाजन से युग्मक उत्पन्न होते हैं? तो आप बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/sin होता है। और आपको क्रांतिक कोण यानी सी दिया है, तो 30 अंश दिया है, तो साइन सी की जगह आप क्या लिख देंगे? 1/sin 30। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/1/2 अगर आप करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये बटे का बटा क्या होता है? ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, है ना। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 से 2 काटेंगे तो 2 ही आएगा। तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो 2 ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट IMP है, आप इसको भी ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। दोस्तों वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो 100% आना ही आना है। आपसे पूछेगा कि भैया गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों में संबंध बताना है। तो क्या संबंध होता है? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनिए, जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दुगनी होती है, यानी 2 गुना होती है, और जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है। अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी 15 होगी। अगर फोकस दूरी 30 है तो वक्रता त्रिज्या 15 होगी। ठीक है। फिर देखिए, नेत्र में प्रकाश संवेदी पटल का नाम बताइए। तो नेत्र में प्रकाश संवेदी पटल क्या होता है? रेटिना होता है। ये आप सभी को पता होगा। बस दोस्तों, ये केवल अब 3 क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लीजिए और उसके बाद आपके बल्ले बल्ले क्या कहने। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम लिखिए। आप को इस प्रश्न में यह पूछा गया कि विद्युत धारा को किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत धारा को नापा जाता है अमीटर से। ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी जॉन फैराडे ने। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये पर्यावरण रसायन से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके पीछे 3 चैप्टर दिए होंगे उनमें का है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को प्यारे दोस्तों। और इसी के साथ धन्यवाद। आपने अगर पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप कमाल करने वाले हैं पेपर में, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन कौन से आंसर आते थे, कौन कौन से नहीं आते थे। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएं, क्योंकि आप जो कमेंट में बताते हैं हम उसी को वीडियो बना देते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपने पेपर से पहले उसको देख लें, याद कर लें। यही हमारी कोशिश रहती है प्यारे दोस्तों कि आपके अच्छे नंबर आएँ। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे और आप 90+ मार्क्स से पास होंगे, आप टॉप रिजल्ट लेकर के आएंगे। ये मेरा आपसे दावा है। देखिए मैंने एक बैनर लगा के गाड़ दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आपका अपना चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल।